Hello students, welcome to Dakshina E Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में MRT2 इस पेपर का डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड? टोटल 4 प्रोसेस हमें गिवन है। इलेक्ट्रॉन लॉस दैट मींस आयोनाइजेशन के लिए और इलेक्ट्रॉन गेन के लिए टोटल 4 प्रोसेस हमें दे रखा है। इतना आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रोसेस में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रखा है। ये चारों प्रोसेस अपने पास क्या है? सबसे पहले में क्लोरीन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया? क्लोरीन माइनस आयन। O2 माइनस आयन है, एक इलेक्ट्रॉन इससे भी गेन किया, क्या बना दिया? O2 माइनस आयन। थर्ड और फोर्थ, O2 माइनस आयन ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो क्या बनेगा? O माइनस आयन। और Na प्लस आयन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बन जाएगा? सोडियम न्यूट्रल एटम बन जाएगा। आइसोलेटेड गैसियस एटम ही होगा और कोई भी आयन यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो भी आइसोलेटेड गैसियस आयन ही होगा। सारी प्रोसेस को इतना ऑब्जर्व करना है कि कौन सी प्रोसेस ऐसी है जहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा है। तो आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, इस एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, दैट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर आप बात करते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको देना पड़ता है। इस प्रोसेस में एनर्जी अब्सॉर्ब होता है। लेकिन अगर मान लो कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, एनाइन अगर आपको बनाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहां से एनर्जी रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा आता है? नेगेटिव आता है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। बस इसी बात को ध्यान रखते हुए आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा है। फर्स्ट प्रोसेस को आप देखो, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो सबसे ज्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में। कम से कम ये तो सबको पता होता है कि क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होगा। आइसोलेटेड गैसियस एटम, न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मोस्ट प्रोबेबली एनर्जी रिलीज ही होता है। यहां पर अपने पास O माइनस आयन है और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तभी O2 माइनस आयन बन रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। एनर्जी अब्सॉर्ब ही होता है। यहां पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी रिलीज हो सकता है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करने में पीरियोडिक टेबल पे कोई भी एटम हो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो उस प्रोसेस में एनर्जी अब्सॉर्ब ही होगा, एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो आंसर तो अपने पास आ गया सेकंड। पहली प्रोसेस में तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसको आप ऐसे देखिए, उल्टा देख लो बेटा कि O2 माइनस आयन में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहां पर भी एनर्जी रिलीज होगा। कैसे पता कर सकते हैं कि O माइनस आयन में अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करोगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। उस प्रोसेस में आपको एनर्जी सप्लाई ही करना पड़ता है। तो इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। सिमिलरली सोडियम का जो अपने पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करोगे, आयोनाइजेशन की प्रोसेस होगी, तो आयोनाइजेशन की प्रोसेस में आपको एनर्जी देना ही पड़ता है। सोडियम से सोडियम प्लस अगर बनाएंगे तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो सोडियम प्लस वापस से जब उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो यहां पर जितना आयोनाइजेशन एनर्जी था उसी के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। केवल सेकंड प्रोसेस ऐसा है जिसमें आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा, मतलब कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एनर्जी अब्सॉर्ब होगा। तो आंसर अपने पास कौन सा हो गया? सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 भी पीरियोडिसिटी से रिलेटेड है। करेक्ट वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कोई न्यूमेरिकल नंबर आपको दे रखा है। कोई भी न्यूमेरिकल नंबर दे रखा है तो ऐसा नहीं है कि एटम्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो हमें याद रखनी है। हमें केवल ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है, उसके बाद आंसर इजीली आ जाएगा। सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है, वो हमें प्रेडिक्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन सब कैसे करते हैं? सबसे पहले तो गिवन जो भी आइटम्स अपने पास है उसको पीरियोडिक टेबल पे करेक्ट तरीके से इंसर्ट कर दो। उसके बाद आप क्या करो? लॉजिक लगाओ कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, और जो एक्सेप्शन है उसको अकाउंट करो। अपना आंसर इस तरीके से बनता है। तो सिलिकॉन के बाद फास्फोरस आता है, फिर सल्फर आता है, फिर क्लोरीन आता है। एक ही पीरियड में होता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, लेकिन फास्फोरस क्या होता है बेटा? 3p3, सल्फर क्या होता है? 3p4। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत ज्यादा लगेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो फास्फोरस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो जस्ट एक कदम आगे चली जाती है, सल्फर से ज्यादा होता है।
तो ये अपने पास करेक्ट ऑर्डर है, इसके हिसाब से आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन पीरियोडिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखे हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहला अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका स्टेटमेंट भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे। क्रिप्टॉन 5s1, मतलब ये रुबिडियम की बात है। नॉर्मल गैस के बाद आप s ब्लॉक में ही इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। 5s1 अल्कली मेटल की बात है। फर्स्ट शोस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट शोस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है, गलत है, क्योंकि s ब्लॉक के अपने पास 5s1 आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है +1 का, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे नहीं होता है। सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड स्टेटमेंट रेडॉन 86 पे आता है। इसके बाद अपन कहां चलेंगे? 5f14 पे, 6d1 पे, 7s2 पे। तो 7s2 होता है, 5f14 होता है, 6d1 होता है, इस तरीके से होता है। आपको क्या लग रहा है कि s आपने फिल कर दिया, 4f ऑर्बिटल फिल कर दिया 6d1 में, तो d ब्लॉक का लग रहा है, बिल्कुल गलत। तो बेटा d ब्लॉक का नहीं है, f ब्लॉक का एलिमेंट है। आप वैसे भी काउंट कर लो, 86 प्लस 187, 87 प्लस 2 89 हो गया, 89 प्लस 14 103 हो गया। 103 अपने पास f ब्लॉक में ही आता है। सीधा अपने पास जो 89 होता है, 7 पीरियड की बात कर रहा हूं जिसमें एक्टिनियम होता है, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89, 89 प्लस 14 अपने पास कितना हो गया? 103। तो 103 तक तो अपने पास s ब्लॉक में होता है, और f ब्लॉक के बाद कहां पे चला जाता है? 104 सीधा d ब्लॉक में आता है। तो ये भी अपने पास f ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या दे रखा है? इट इज अ d ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट अपने पास क्या है? कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन 1 and 3 इज कोवलेंट। तो थर्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना पड़ेगा, और वैसे भी पता चल गया, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है कि थर्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओ। कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन 1 and 3। तो 1 अपने पास क्या? रुबिडियम है, s ब्लॉक का मेटल है। s ब्लॉक के मेटल हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। तो 1 और 3 के बीच में कोवलेंट कंपाउंड तो बन नहीं सकता, क्योंकि 1 अपने पास क्या है? s ब्लॉक का एलिमेंट, हमेशा आयनिक कंपाउंड ही बनाता है। और 3 में अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आर्गन के बाद 3d10 है, 4s2 है, 4p5 है। 4p5 मतलब कि क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। तो रुबिडियम अपने पास s ब्लॉक का मेटल है, और ब्रोमीन अपने पास हैलोजन है। हैलोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, s ब्लॉक के जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आयनिक कंपाउंड बनता है, कोवलेंट कंपाउंड नहीं बनता। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ आपको क्या दे रखा है? 3d6 4s2, 3d6 4s2। तो नॉर्मल गैस के बाद आप किसको भरते हो? s ब्लॉक को। इधर p ब्लॉक होता है, इधर d ब्लॉक होता है, सही किस चलते। तो आपने किसको भर दिया? 4s2, फिर आएगा 3d6, फिर 4p0 है बेटा। तो s ब्लॉक के लिए तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आपने कंप्लीटली फिल कर दिया। s ब्लॉक का एलिमेंट ये नहीं हो सकता। d ब्लॉक में 3d6 आयरन के नीचे वाली आयरन की बात है, बेसिकली आयरन का 26 पे आता है, और यही एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आयरन अपने पास d ब्लॉक का एलिमेंट है, और d ब्लॉक के एलिमेंट के लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इन्होंने क्या बताया हुआ है? फोर्थ शोस सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल गलत है। आयरन अपने पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी अपने पास गलत हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। सारे के सारे स्टेटमेंट जो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको दे रखे थे, सारे स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देयर आर सम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिवन। टोटल 10 अरेंजमेंट दे रखे हैं। अब ये सारे अरेंजमेंट में यहां पे नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा आंसर आपको बताऊंगा। टोटल 10 अरेंजमेंट दे रखे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल को ये मिला रहे हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को जब ये मिलाएंगे तो ओवरलैपिंग होगा। तो या तो आप उसको क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, या फिर जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग को एमओटी में आप क्या बोल सकते हो? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकता है। और नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या बोल सकते हैं एमओटी के हिसाब से? कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकता है। या फिर जो जीरो ओवरलैपिंग है, जीरो ओवरलैपिंग को क्या बोल सकते हैं? कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकता है। तो यहां पर आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कितनी जगह पर पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, कितनी जगह पर नेगेटिव ओवरलैपिंग है, और कितनी जगह पर जीरो ओवरलैपिंग है। ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग, इन तीनों को इंडिकेट कर रखा है PQR से।
पी क्यू आर। पी को इन्होंने लिखा है क्या, P is positive, Q is negative and R is 0। ये जीरो ओवरलैपिंग, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग और ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग और टोटल 10 एटॉमिक ऑर्बिटल के डायग्राम बना दे रखे। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपको रिप्रेजेंट करके दे रखा है। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने वाले उनकी शक्ल अच्छे से बना रखी है। पॉजिटिव नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन का फेज प्रेजेंट होता है वो भी सब कुछ अच्छे से दे रखा है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने के केस में पॉजिटिव है, कितने में नेगेटिव है और कितने में जीरो है। उसके बाद आंसर आपको बताना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, Q मल्टीप्लाइड बाय R माइनस T। तो देख लेता हूं पॉजिटिव कितने में आता है। पहले में पॉजिटिव से मैच कर रहा है। फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है, थर्ड में पॉजिटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव है, फिफ्थ में नेगेटिव है, सिक्स में जीरो ओवरलैपिंग है, सेवेंथ में जीरो ओवरलैपिंग है, एट्थ में टोटल 9 स्ट्रक्चर ही गिवन है। एट्थ में अपने पास क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव ओवरलैपिंग है। तो टोटल ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। 4 + 3 7, 7 + 2 9, टोटल 9 ऑर्बिटल्स में या 9 ओवरलैपिंग्स में आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कितना जीरो ओवरलैपिंग है। अब आपको क्या करना है, Q मल्टीप्लाइड बाय R माइनस T। Q और R 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 माइनस P 4। इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 2। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। तो इसमें टाइम बहुत लगता है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। कोई भी अटेम्प्ट करेगा, सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन में पूरा मार्क्स ला सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट करना है, इसमें भी टाइम बहुत लगेगा लेकिन आंसर पक्का आना है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, टोटल 10 कंपाउंड दे रखे हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x + y - z, और x, y और z आपको क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड in given compounds in which central atom uses all 3 p orbitals, all 2 p orbitals and all 1 p orbital in hybridization respectively। तो x, y, z अपने पास ऐसे कंपाउंड है जहां पर 3 p orbitals का यूटिलाइजेशन है। तो x, y, z 3 p orbitals का यूटिलाइजेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ये सारे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं। 2 p orbitals का यूटिलाइजेशन है तो sp2 ही हो सकता है और 1 p ऑर्बिटल का यूटिलाइजेशन है तो केवल अपने पास sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। टोटल 10 स्पीशीज में से आपको फाइंड आउट करना है कि कितना x को रिप्रेजेंट करेगा, कितना y को रिप्रेजेंट करेगा, कितना z को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट इज IF5। IF5 का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा 6 sp3d2 आ जाएगा। डायरेक्टली मैं इंडिकेट करके बता देता हूं। ये ऐसा करते हैं कि लिख ही लेते हैं। IF5 है, IF5 में हाइब्रिडाइजेशन से ही पता चलेगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना p ऑर्बिटल को इन्होंने यूज किया है। IF5 5 बॉन्ड पेयर 1 लॉन्ग पेयर 6 sp3d2 आएगा। इसके बाद कौन आ गया, Cl(I4-) 4 बॉन्ड पेयर तो 3 इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 4 + 2 sp3d2 ही हो गया। XeO2F2 यहां पे कितना हो जाएगा, टोटल 6 बॉन्ड हो गए जिसमें से 4 ही सिग्मा बॉन्ड है, एक लॉन्ग पेयर, तो 4 + 1 5 हो गए sp3d। अगला कौन आ गया, NH2-। 2 सिग्मा बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने यूटिलाइज कर लिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3। नेगेटिव चार्ज अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फ्री वाले 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लॉन्ग पेयर और 2 बॉन्ड पेयर 4 sp3। BCl3 आएगा बेटा sp2, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं। BCl2 ये आ जाएगा sp। AsCl4 फास्फोरस का भाई है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 4 से तो बॉन्ड बना लिया। 5th इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव लगा दिया मतलब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, तो 4 + 0 sp3 8 9 और 10। बोरॉन ट्राइहाइड्रोक्साइड sp(BO3) बोरिक एसिड है। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड यहाँ पे बन रखे हैं। 3 + 0 sp2 का केस है ये। फिर क्या आ गया, NO2-। ये NO2- हो गया 1 2 3 sp2 2 बॉन्ड पेयर 1 लॉन्ग पेयर Cl और 2+। 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिया, 1 लॉन्ग पेयर 2 बॉन्ड पेयर या 2 सिग्मा बॉन्ड अगेन sp2 है।
तो sp2 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 3 4 sp2 is 4 sp is 1 sp3 sp3d sp3d2 sp3d2 ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 5 4 and 1 हो गया टोटल 10। आंसर आपको क्या निकालना है x plus y minus z x plus y 5 plus 4 minus 1 which is equal to 8। इसका आंसर हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता है what is the number of hybrid orbitals of carbon atom which uses 33% p character in CCN4 33% p character। ऐसा तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है जहां पे 33% p कैरेक्टर होता हो, ऐसा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। 33% p कैरेक्टर लाने के लिए कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि sp2 है, sp3 है या sp है, sp में p कैरेक्टर कितना है बेटा, p ऑर्बिटल है, टोटल ऑर्बिटल आपने कितने मिक्स किए हैं, 2, एक s और एक p, तो 1 आउट ऑफ 2 कितना होता है 50%। टोटल 3 p ऑर्बिटल है, टोटल 4 p ऑर्बिटल में से 3 p ऑर्बिटल है, 3/4 75% p कैरेक्टर, 2/3 66% p कैरेक्टर। और स्ट्रक्चर आपको ये दे रखा है CCN4। तो ये कैसा sp3, इसके पास भी 33% p कैरेक्टर नहीं है, और ये कार्बन कैसा अपने पास sp है, इसके पास भी 33% p कैरेक्टर नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स which have hybrid orbital percentage p character as 33% that will be equal to what 0। तो इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 0 and 2 and क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, N2 गैस and O2 गैस are converted to N2 plus and O2 plus respectively which is wrong statement। तो MOD से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। N2 और O2 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता होगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपको हटाना है। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, इनका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर से डायमैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर पैरामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक ही रहता है तो पैरामैग्नेटिज्म यहाँ पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यही सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 N2 से बनाना N2 प्लस, तो इसमें कितना होता है बेटा 8 + 6 + 0। ये तो कितना होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो यहाँ तक के तो सारे इलेक्ट्रॉन बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जितने बॉन्डिंग में जाते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग में जाता है। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना होता है 0 कॉन्ट्रीब्यूशन आता है बॉन्ड ऑर्डर में। उसके बाद क्या आता है अपने पास, पहले 6 और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले जाते हैं, उसके अगले 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। क्या बनता है π2px π2py और सिग्मा 2p साइड। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा 6 - 0 डिवाइडेड बाय 2 3.0। N2 प्लस बनाएंगे तो यहाँ पे 5 + 0 आ जाएगा, तो 2.5। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास पेयर्ड है, तो पेयर्ड है तो कैसा होगा डायमैग्नेटिक। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ जाएगा, ये कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। O2 से कहां जा रहा है O2 प्लस। कितना हो गया बेटा 16 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 8 सिग्मा s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 8 तो वही बेकार होगी, बाकी बचे 8। तो पहले 6 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। 8 + 6 प्लस कितना हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक था, अभी भी पैरामैग्नेटिक ही है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद। यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2 2.0 इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है। अब 6 - 1 टोटल कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज हो गया, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया। डायमैग्नेटिक से क्या हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया, ये पैरामैग्नेटिक से क्या हो गया पैरामैग्नेटिक ही रहा। ऑब्जर्व कर लेते हैं चाहो स्टेटमेंट। इन N2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर वीकन्स सही है, इन O2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस सही है, इन O2 प्लस पैरामैग्नेटिक डिक्रीजेस ये भी सही है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर था, अब एक इलेक्ट्रॉन या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है। इन N2 प्लस बिकम्स डायमैग्नेटिक, तो बिल्कुल गलत है। N2 पहले डायमैग्नेटिक था और N2 प्लस जैसे ही आपने बनाया ये कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक। फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था MOT का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो सारे के सारे कंपाउंड आपके पास साइक्लिक दे रखे हैं जिनमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा हुआ है और कोई बीच में एक sp3 कार्बन है। तो सोडियम मेटल से कौन सा रिएक्ट नहीं कर सकता। सोडियम मेटल क्या है बहुत ही अच्छा बेस है, बेस अपने इलेक्ट्रॉन देगा,
तो ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? एसिडिक प्रोटॉन। तो आपको केवल इतना चेक करना है कि यहाँ पे इन कंपाउंड में से अगर कहीं से आपने एसिडिक प्रोटॉन रिमूव किया, H+ अगर रिमूव किया, तो पहले तो ये देख लो कि वो जो H+ आप रिमूव कर रहे हो ये एसिडिक है या नहीं है। किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हैं कि H+ को रिमूव करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, अगर ये कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एरोमेटिक है तो अपने आप ही कॉन्जुगेट बेस थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल है, तो हाइड्रोजन रिलेटिवली एसिडिक है। हाइड्रोजन अगर एसिडिक है तो सोडियम मेटल के साथ ये एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर आएगा। विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, मतलब कि बाकी के 3 जो रिएक्ट करेंगे, एक रिएक्ट नहीं करेगा। यहां पर एसिडिक प्रोटॉन है बेटा, हटाओ इसको आप, तो कॉन्जुगेट बेस 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक बन जाएगा। यहां पर भी अपने पास एसिडिक प्रोटॉन है, सॉरी, इसको हटा लो या इसको हटा लो बेटा, यहां से नेगेटिव बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, यहां से नेगेटिव बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। इनफैक्ट दो एसिडिक प्रोटॉन है, दोनों यहां पर रिएक्ट करेंगे, फाइनली कंपाउंड आपको क्या मिलेगा? ये Na+, इसकी रिएक्शन नहीं होगी बेटा सोडियम मेटल के साथ, क्योंकि यहां से अगर आपने H+ रिमूव किया तो क्या बनेगा? कार्बोनाइन बनेगा, इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और यहां पर तो एसिडिक प्रोटॉन वैसे भी है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ये जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, और ये सोडियम मेटल के साथ तो रिएक्शन कर ही लेगा। केवल आपको कहां चेक करना था? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, क्योंकि यहां से H+ एटम कहां से रिमूव किया जा रहा है? कार्बन एटम से जो अटैच्ड है। अब H+ एटम कार्बन एटम से जो अटैच्ड है, जिसको आप रिमूव कर रहे हो, यहां पे आपके पास कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? कार्बोनाइन। कार्बोनाइन अनस्टेबल होगा, लेकिन कार्बोनाइन में भी अगर कहीं पे एरोमेटिसिटी आ रही है तो फिर वहां पे थोड़ा सा कॉन्जुगेट बेस रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, निकलने वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, तो वो पर्टिकुलर एसिडिक हाइड्रोजन भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। थर्ड वाले का रिएक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। फाइंड आउट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। तो सारे तो एरोमेटिक आपको दे रखे हैं, केवल बी ऑप्शन को आप देखो, क्योंकि सभी में आपके पास बेंजीन जैसा रिंग बना के दे रखा है, सभी एरोमेटिक है। सारे बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 9 से। ये पाइरिडीन की स्ट्रक्चर है। पाइरिडीन में जो नाइट्रोजन एटम का लॉन्ग पेयर होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, और पाई करके 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है। इसमें इन्होंने क्या किया? एक और कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन बना दिया। नाइट्रोजन अभी भी डबल बॉन्डेड है, और जो नाइट्रोजन का लॉन्ग पेयर है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, केवल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है। ये एरोमेटिक है, ये जरूर एंटी एरोमेटिक है, और ये अपना आंसर हो जाएगा बोरोन। बोरोन कैसा होता है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ही बॉन्ड ये बना पाता है। बोरोन सेकंड पीरियड का है, तो आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 ऑर्बिटल होंगे। इलेक्ट्रॉन 3 है लेकिन ऑर्बिटल तो 4 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से 3 बॉन्ड को बना लिया, और 4th ऑर्बिटल हमेशा यहाँ पे एम्प्टी होता है। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ही कितना आता है? sp2। तो बोरोन को आप चाहो तो कार्बोकैटायन के जैसे भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि कार्बोकैटायन की भी सेम कहानी होती है। कार्बोकैटायन में भी 3 ही बॉन्ड होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज, एक ऑर्बिटल खाली होता है। पाई गैप पॉजिटिव गैप पॉजिटिव, सॉरी पाई गैप पॉजिटिव गैप पाई गैप पाई, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, 4 इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है, तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये आंसर आ गया थर्ड और फोर्थ। थर्ड अपने पास क्या है? ये दे रखा है। अब इसमें अपने पास ये जो कंपाउंड आपको दे रखा है, इसमें डबल बॉन्ड हो, कार्बन एटम से बाहर लगा हुआ है। आपको पहली बात तो ये चेक करना पड़ेगा कि कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है या नहीं है, और साइक्लिक रेजोनेंस है तो साइक्लिक रेजोनेंस में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साइकिल के बाहर क्या हो रहा है इससे आपको मतलब नहीं है। ये पाई बॉन्ड आपको किधर काउंट करना है? इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है किधर काउंट करना है? साइकिल के अंदर काउंट करना या बाहर देखना है? तो उसके लिए आप क्या करोगे कि अगर ऐसा कंफ्यूजन कभी भी होता है या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसा करो कि इसकी एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लो, उस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में जाके चेक कर लो। अगर वो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको एरोमेटिक लगता है, मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक ही होगा। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन आपने कर लिया, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव। लॉन्ग पेयर गैप पाई गैप पॉजिटिव गैप लॉन्ग पेयर, मतलब कि कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस तो है। पॉजिटिव गैप पाई
तो 0 2 and 2 and 2 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है ये। और ये आपको दे रखा है थायोफीन। थायोफीन को 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता ही है। थायोफीन में ये टोटल 5 मेंबर्ड रिंग होती है। एक सल्फर एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, लॉन्ग पेयर गैप पाई गैप लॉन्ग पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। थायोफीन में सल्फर एटम को रिप्लेस करके ऑक्सीजन एटम अगर यहाँ पे अटैच करोगे तब भी वो एरोमेटिक होगा, फ्यूरान उसको बोलते हैं। और थायोफीन में सल्फर एटम को रिप्लेस करके नाइट्रोजन एटम अटैच कर दोगे तब भी वो एरोमेटिक ही होगा, और उसको क्या बोलते हैं, पाइरोल। पाइरोल, फ्यूरान और थायोफीन तीनों एरोमेटिक होते हैं। स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 में आपके पास क्या है, which of the following order is correct order for stability of these carbocations? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो ये तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कार्बोकेटाइन की क्या स्टेबिलिटी होगी, कार्बोनाइन का क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ये जीओसी में आपने बहुत अच्छे से कर रखा है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा प्लस एम लगेगा, जितना ज्यादा एरोमेटिक रेजोनेंस होगा, कार्बोकेटाइन हो चाहे कार्बोनाइन हो, सभी स्टेबल होंगे। सॉरी, कार्बोकेटाइन को प्लस एम स्टेबलाइज करेगा, कार्बोनाइन को माइनस एम स्टेबलाइज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। पहली बात तो बेंजीन की स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप ऐसे मत कर देना कि कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पर है, ये पैरा पर है, तो NH2 ग्रुप किसी के लिए प्लस एम लगा सकता है, किसी के लिए प्लस एम नहीं लगा सकता। ऑर्थो पैरा आपको कैसे देखना होता है, ऐसे कि बेंजीन के रेस्पेक्ट में CH2 पॉजिटिव ग्रुप ऐसा अटैच्ड है, तो ये जो CH2 पॉजिटिव है, कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। आप कुछ ग्रुप आप या तो ऑर्थो पे लगाते हो, या पैरा पे लगाते हो, या मेटा पे लगाते हो। अब ये ग्रुप इस कार्बोकेटाइन के साथ रेजोनेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो भी अपने पास कार्बोकेटाइन है CH2 पॉजिटिव, अगर इसके रेस्पेक्ट में जो इनकमिंग ग्रुप्स हैं, ये अगर ऑर्थो या पैरा पे अटैच्ड है, तो ऑर्थो पैरा पे इन ग्रुप्स का जो भी लग रहा है, प्लस एम लग रहा है या माइनस एम लग रहा है, ये प्लस एम या माइनस एम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को विद रेजोनेंस इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर यही ग्रुप आपने मेटा पे लगाया, तो ये क्या लगा सकता है, केवल प्लस आई और माइनस आई ही लगा सकता है। और प्लस आई और माइनस आई की वजह से फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन आपको करना होता है। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं दे रखा है बेटा, स्ट्रक्चर आपके पास एक नॉर्मल दे रखा है। सिंपली आपको इतना ऑब्जर्व करना है कि ये पॉजिटिव कितना ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है। जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतना ही ज्यादा पॉजिटिव, दैट मींस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आएगी। ऐसा मत सोच लेना कि कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में NH2 ग्रुप ऑर्थो पे है या मेटा पे है या पैरा पे है, उस तरीके का सिस्टम नहीं बनाया हुआ। पॉजिटिव गैप है, देख लेते। पॉजिटिव गैप पाई मतलब इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, और जब पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तो ये पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एटम पे यहाँ पे आ जाएगा। पॉजिटिव गैप पाई के साथ तो रेजोनेंस है, इस NH2 के लॉन्ग पेयर के साथ भी रेजोनेंस है, लॉन्ग पेयर गैप और पॉजिटिव। तो ये जो NH2 का लॉन्ग पेयर है यहाँ पे प्लस एम लगा सकता है। फिर इसके बाद ये कहाँ आ सकता है, ऑफ कोर्स यही पे आएगा, तो यहाँ पे NH2 का क्या लग रहा है, प्लस एम लग रहा है। पॉजिटिव गैप और पाई फर्स्ट से कहां जाएगा, थर्ड पे NH2 का प्लस एम यहाँ पे भी लगेगा, दोनों NH2 का प्लस एम लग रहा है, और पॉजिटिव दो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। NH2 का प्लस एम लग रहा है, तो NH2 का प्लस एम तो सबसे ज्यादा आता है, क्वालिटी रेजोनेंस है, और सबसे ज्यादा क्वालिटी रेजोनेंस यही हो सकता है कि NH2 के प्लस एम से कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिले। तो ये कार्बोकेटाइन तो कुछ ज्यादा स्टेबल है बेटा। ये यहाँ पे आएगा, रेजोनेंस करने के बाद यहाँ पे आएगा, तो इस NH2 का प्लस एम तो कभी लगेगा नहीं, लेकिन इस NH2 का प्लस एम यहाँ पे लगेगा, तो Q कम स्टेबल आएगा, ये Q है और R है। ये पॉजिटिव रेजोनेंस करने के बाद इधर आएगा, यहाँ पर रेजोनेंस करने के बाद इधर आएगा, तो पॉजिटिव का पाई बॉन्ड के साथ तो रेजोनेंस है, लेकिन NH2 का जो लॉन्ग पेयर है, ये लॉन्ग पेयर के साथ ये रेजोनेंस नहीं करना, NH2 का प्लस एम यहाँ पे नहीं लग पाएगा, तो ये जो R कार्बोकेटाइन है ये बहुत ही कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपने पास क्या आएगा, PQR। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। 11 में क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस अंडरगोइंग थर्मल डिकम्पोजिशन। केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस अंडरगोइंग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन was measured for various initial pressures। तो जो भी गैसियस सब्सटेंस है इसके वेरियस इनिशियल प्रेशर आपको दे रखे। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो चाहे आपको कंसंट्रेशन मिले
चाहे सब्सटेंस का प्रेशर मिले, एक ही बात है। सब्सटेंस का प्रेशर दिया जा रहा है, टोटल प्रेशर नहीं दिया जा रहा है। तो जिस भी रिएक्टेंट का प्रेशर आपको दिया जा रहा है वहीं से आप यहाँ पे हाफ लाइफ मेथड अज्यूम करके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। वेरियस इनिशियल प्रेशर आपको दिया हुआ है, वेरियस हाफ लाइफ आपको दे रखा है, तो हाफ लाइफ मेथड यूज करना है और रिएक्शन का जो ऑर्डर है ये आपको प्रेडिक्ट करना है। तो कोई भी दो डेटा सेट हम चूज कर लेते हैं। हाफ लाइफ जो होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर में क्या आता है n-1। गैसियस सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको नहीं गिवन है, इनिशियल प्रेशर गिवन है। तो प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11, टी हाफ आपको दे रखा है, इनिशियल प्रेशर आपको दे रखा है। लेट अस से कि 136 पहले दो ही डेटा सेट आप यूज कर लो और 112.5, 250, 300. T half is directly proportional to, inversely proportional to initial concentration raised to power n-1. तो T half is 250 raised to power n-1. पहला T half अपने पास कितना है 136, फिर कितना 112.5 डिवाइड कर दो, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, 300 हो जाएगा ये ऊपर, ये 250 रेस्ट टू पावर n-1, 6/5 ऑलमोस्ट 1.2 आ जाएगा। 5 और 6 1.2 आ जाएगा और ये भी ऑलमोस्ट 1.2 ही आएगा। तो n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। मतलब इस गैसियस सब्सटेंस का जब डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो ये कौन सी ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इजी सा क्वेश्चन था, हाफ लाइफ मेथड के ऊपर बेस्ड है। बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की जब रिएक्शन होती है तो इस सब्सटेंस का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और टी हाफ की जो वैल्यू है ये दोनों किस तरीके से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। In a second order reaction, when the concentration of both reactants are equal, reaction is 20% complete in 500 seconds. How long it will take in minutes to reaction to go to 60% completion? Second order kinetics है, 20% complete होने में 500 सेकंड लगते हैं, तो 60% complete होने में कितना टाइम लगेगा। एक हेल्प आपको और दे रखी है कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में दो रिएक्टेंट आप यूज कर रहे हो और दोनों रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो A + B दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी A0 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी A0 है, तो आप इसको चाहे तो ऐसे ही ट्रीट कर लो, ठीक है। और इसी के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास क्या आएगा, concentration rate constant K multiplied by molar concentration of reacting species raised to power order अपने पास कितना है 2 और रेट ऑफ रिएक्शन को किसके इक्वलाइज करते हैं इंडिविजुअल A के रेट की। A का रेट कितना होगा बेटा -dA/dt, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 का आपने डिवाइड कर दिया तो यहां से डिफरेंशियल रेट कितना आता है -dA/dt दैट इज इक्वल टू K * A²। इंटीग्रेट करोगे तो कितना बनेगा 1/AT - 1/A0 दैट इज इक्वल टू KT। और ये वैसे भी आपको ऑलरेडी पता था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इन तीनों का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको याद रखना ही है। 20% कंप्लीट हो रहा है 500 सेकंड में, तो 60% कब कंप्लीट होगा। 20% कंप्लीट हुआ इसका मतलब 20% रिएक्टेंट ने रिएक्ट कर लिया, 80% अभी बचा हुआ है। लेट अस से कि रिएक्टेंट आप 100 अज्यूम कर लो, तो 100 का 20% कितना होता है 20 ने रिएक्ट कर लिया, 80 अभी बचा हुआ है। तो 80 टाइम टी पे जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज व्हाट 80। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 100, टाइम टी कितना हो गया बेटा 500। अगेन 80 60% रिएक्ट कर लिया, तो 100 का 60% होता है 60 कंज्यूम हो गया, 40 लेफ्ट है, तो 40 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैज लेफ्ट। इनिशियल 100 था दैट इज इक्वल टू K * टाइम टी। दोनों को डिवाइड कर लो, K से K की वैल्यू कट जाएगी, टाइम टी यहां से कितना निकल के आएगा, टाइम टी आएगा ये बेटा 3000 आएगा, 3000 सेकंड। मिनट में आपको आंसर करना है तो 50 मिनट हो जाएगा बेटा, 50 मिनट हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स आपको दे रखा था, 20% कंप्लीशन का टाइम दिया हुआ था, 60% कंप्लीशन का टाइम आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया। केवल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको पता होना चाहिए था।
तो टू द पॉइंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपका आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13 में आपके पास क्या है, सेलेक्ट द रेट लॉ करस्पॉन्डिंग टू द डेटा फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। डेटा आपको क्या दे रखा है, A प्लस बी दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आपके पास C है, A का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, B का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में आपको इनका इनिशियल रेट दे रखा है। तो इनिशियल रेट मेथड आपको लगाना, और इनिशियल रेट मेथड लगा के जो रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B है इन दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ऑर्डर कैलकुलेट करने के बाद रेट लॉ एक्सप्रेशन तो बहुत इजीली बन जाता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, rate of reaction that is equal to molar concentration of reacting species raised to power order A plus B that is equal to C। इसका रेट लो क्या होगा, molar concentration of reacting species raised to power order। let us say the order is x और y, x और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो जो भी अपने पास गिवन रिएक्शन है इसका रेट एक्सप्रेशन बहुत इजीली बन सकता है। तो ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू A विद रेस्पेक्ट टू B। ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल रेट मेथड लगाना पड़ेगा। तो A का इनिशियल रेट आपको दे रखा है, B का इनिशियल रेट दे रखा है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, और इन कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का जो रेट है वो आपको गिवन है 0.012, 0.024, 0.024, 0.012, 0.035, 0.070, 0.035, 0.070। रेट है 0.1, 0.8, 0.1, 0.8। बताओ क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 है। इजीली आंसर आ जाएगा। इसमें जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो भी मैं नहीं देखने वाला हूं, सिंपली आप खुद ही इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बना दो। तो क्या करना होता है कि कोई भी 2 डेटा सेट चूज करते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन का तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, और दूसरे रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन हो वेरिएबल हो। अब कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज आता है उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज को नोटिस करना है, तभी आप ऑर्डर डिसाइड कर पाओगे। क्वेश्चन आप चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, या चाहो तो कंप्लीटली लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो कि इस डेटा सेट को आपने चूज किया, तो B तो कांस्टेंट है, तो क्या लिखोगे, RR दैट इज इक्वल टू K इनटू A रेज़ टू पावर x B रेज़ टू पावर y। अगला RR कितना हो गया, 0.1 से 0.1, तो अगले रेट ऑफ रिएक्शन को भी आपने RR में लिख दिया, K इनटू A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 2A हो गई रेज़ टू पावर x, B की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, डिवाइड कर दो, तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर x। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। मतलब A पे तो इंडिपेंडेंट है, तो A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर अपना कितना आएगा, 0। A की कॉन्सेंट्रेशन को आप कितना भी चेंज कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इंपैक्ट आया ही नहीं। अब सिमिलरली आप B की कॉन्सेंट्रेशन में देख लो, अब A की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, तो चाहे A की कॉन्सेंट्रेशन आप कितनी भी चेंज कर लो, उससे रेट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सीधा आंसर दे देता हूं, ऐसा करता हूं, यही देख लेता हूं। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो A की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, तो आपने डेटा सेट अच्छे से चूज नहीं किया। मैंने डेटा सेट अभी भी अच्छे से चूज किया, क्योंकि मैंने पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया कि A की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता ही नहीं है, तो चाहे A की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो तब भी मुझे इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं मिलेगा रेट पे। तो ये डेटा सेट जो मैंने चूज किया है ना, इसमें भी कोई गलत आंसर नहीं आएगा। B का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, डबल, तो रेट कितना हो गया बेटा, 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स कैसे हो सकता है, 2 रेज़ टू पावर 3। तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर अपने पास कितना आएगा, 3। ROR रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा K इनटू B रेज़ टू पावर 3। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखो, शॉर्टकी डिफेक्ट इन द क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड वेल। तो शॉर्टकी डिफेक्ट को आप क्या बोलते हो, वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हो। जो भी अपने पास क्रिस्टल लैटिस है, इसमें इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं। इक्वल नंबर में क्यों मिसिंग होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी आपको मेंटेन करनी है। शॉर्टकी डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि लैटिस पॉइंट पे जो कांस्टेंट पार्टिकल है ये मिसिंग हो गए। यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल कौन होता है, आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन। तो कैटायन और एनायन को मिसिंग तो करना ही है, लेकिन इक्वल नंबर में मिसिंग करना है, ताकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी क्रिस्टल लैटिस का मेंटेन रहे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। एक मेटालिक एलिमेंट है, एग्जिस्ट एज अ क्यूबिक लैटिस, ईच एज ऑफ यूनिट सेल इज 2.88 एंगस्ट्रॉम। मेटालिक एलिमेंट है जिसका क्यूबिक लैटिस है, सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, नहीं बता रखा है। और क्यूबिक यूनिट सेल का जो एज लेंथ है दैट इज रिपोर्टेड एज 2.88 एंगस्ट्रॉम।
and the density of metal is 7.2 gram per centimeter cube. Find out the number of unit cell present in 100 gram of the metal. 100 ग्राम मेटल में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है? ये हो गया टोटल मास। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो ये कैसे हो सकता है बेटा? लेट अस से कि एक यूनिट सेल का मास आपको पता हो, मास ऑफ वन यूनिट सेल या मास प्रेजेंट इनसाइड वन यूनिट सेल, अगर आपको ये पता हो, मास ऑफ वन यूनिट सेल को टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? टोटल मास। और टोटल मास आपको कितना दे रखा है? 100 ग्राम। तो एक क्वांटिटी तो है, ये आपको फाइंड आउट करना है और आपको क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? मास ऑफ वन यूनिट सेल। तो मास ऑफ वन यूनिट सेल के लिए आपको डेंसिटी दे रखा है, बताइए। डेंसिटी ऑफ एनी यूनिट सेल इज इक्वल टू मास प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इसमें टोटल कितना मास प्रेजेंट होगा एक यूनिट सेल में, इफेक्टिवली कितना एटम्स प्रेजेंट है, ये सब आपको नहीं रखना है। डायरेक्ट आप आंसर निकालो कि मास टोटल यूनिट सेल में कितना होगा। लेट अस से कि m होगा, ऐसे मान लो। वॉल्यूम यूनिट सेल का अपने पास कितना है? 2.88 एंगस्ट्रॉम है, तो 2.88 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब क्यूबिक यूनिट सेल है। और डेंसिटी आपको कितना दे रखा है? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब तो कट जाएगा, तो मास ऑफ यूनिट सेल अपने पास किसमें आएगा? ग्राम में। ये वैल्यू आ गई, मास ऑफ वन यूनिट सेल इन ग्राम आ गया। एक यूनिट सेल के मास का जो डिवाइड है वो 100 ग्राम में आप कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल। इस तरीके से ये आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा 1। 5.82 into 10⁻23 यूनिट सेल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो कईयों को आपको लगा होगा कि सर इसमें यूनिट सेल कौन सा है? सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, या फिर क्या बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। ये हमें नहीं दे रखा तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। टोटल मास गिवन था, नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको फाइंड आउट करना था। केवल इतना, अगर आपने पता लगा लिया कि एक यूनिट सेल का मास कितना प्रेजेंट है तो उसका डिवाइड आप यहाँ पे कर देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको पता चल जाता। और मास ऑफ वन यूनिट सेल आप कहां से निकाल सकते हैं? डेंसिटी के फॉर्मूले से। 16 पे आओ। 16 में अपने पास क्या है? H2O2 का डीकंपोजिशन है। इन द डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 एट अ गिवन टेंपरेचर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीजेस फ्रॉम E1 टू E2 बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट। सही बात है, जब कैटलिस्ट यूज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, और कैटलिस्ट को यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होता है। बाय हाउ मेनी टाइम्स डज द रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन इंक्रीजेस? तो आपको ये निकालना है कि जब इसका एक्टिवेशन एनर्जी E1 से लेके E2 हो गया तो कितने टाइम्स यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीमेंट आया है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट में चेंज आप नोटिस कर लो, वही चेंज अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन में आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट में जितना इंक्रीमेंट आया वही रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीमेंट हो जाएगा। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू a raised to power minus E by RT। पहली सिचुएशन में ये लिख देता हूं मैं केवल। सेकंड सिचुएशन में जब कैटलिस्ट आपने यूज किया है तो कैटलिस्ट यूज करने से जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होके E1 से कहां चला गया? E2 तक। तो इस सिचुएशन में अपने पास रेट कांस्टेंट कितना आएगा? K2। ये रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो चुकी है। ये ज्यादा होगा, ये कम है, तो बेसिकली सेकंड सिचुएशन में रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। कितना इंक्रीज होगा? K2 by K1 के हिसाब से यही रेशियो आएगा। तो कितना हो जाएगा? A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, E raised to power minus E2 by RT माइनस माइनस प्लस E1 by RT। तो E raised to power माइनस E1 माइनस E2 by RT। इस फैक्टर के हिसाब से रेट कांस्टेंट K में इंक्रीमेंट आएगा और इसी फैक्टर के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीमेंट आएगा। आंसर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूक्लाइड्स Ar and पोटेशियम R। ये तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 5 सेकंड का आंसर है। आर्गन आपको दे रखा है और पोटेशियम दे रखा है 1941। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? आइसोटॉप है, आइसोबार है, आइसोटॉन है, या नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ दे रखा है आपको। ठीक है, आइसोटॉप तो हो नहीं सकता क्योंकि मास इक्वल होना चाहिए, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होना चाहिए, मास इक्वल नहीं है।
सॉरी डिफरेंट मास नंबर होना चाहिए और एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको आइसोटोप बोलते हैं। मास अगर इक्वल होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार आइसोटोप दोनों ही नहीं है। आइसोटॉन्स ये हो सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। 22 न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या चला जाएगा, आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स को और क्या बोलते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये तो स्कोरिंग करने के लिए था आपके पास। और नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ वेव्स, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ ऑर्बिट हैविंग मैक्सिमम क्वांटम नंबर m दैट इज इक्वल टू +3। +3 मैक्सिमम क्वांटम नंबर है, और ये क्वांटम नंबर आपको कौन सा दे रखा है, +3। वैसे समझ में आ गया कि प्लस किसके सामने लगाते हैं या माइनस किसके सामने लगाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए। तो इसमें थोड़ा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यूज करना है, थोड़ा क्वांटम नंबर का कांसेप्ट आपको यूज करना है। मैक्सिमम m अगर +3 है, क्वेश्चन नंबर 18 है शायद ये, ठीक है। m की वैल्यू मैक्सिमम +3 है, मतलब कि l का वैल्यू कितना होगा बेटा, 3 होगा, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है, -l2 + l, तो -3 to +3, इसके अंदर सारी वैल्यूज अलाउड होती है। मैक्सिमम कितनी वैल्यू अलाउ हो सकती है, +3। l अगर 3 है, इसका मतलब कौन सी सबशेल है, f सबशेल। और l अगर 3 है तो बेटा n की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है बेटा, सॉरी n की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी पड़ेगी, 4 तो होनी पड़ेगी, क्योंकि 4 के लिए l इक्वल टू कितना होता है, 0 to 4 - 1 n - 1 0 to 3। तो n इक्वल टू 4 शेल में टोटल 4 सबशेल प्रेजेंट होती है, ये भी पता है। कौन कौन सी सबशेल प्रेजेंट होगी, s p d f, और चाहो तो मैं यहां से साबित भी कर सकता हूं, 0 1 2 3 S P D F चारों सबशेल प्रेजेंट होंगी, मतलब n इक्वल टू 4 की बात है। अब n इक्वल टू 4 की अगर बात है, तो n इक्वल टू 4 में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, फोर्थ शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स दैट इज मेड बाय दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विल बी 4। यही आपने सीखा है कि जिस शेल नंबर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, तो एक रिवॉल्यूशन में कितनी वेवलेंथ कवर करेगा, जितना कि उसका शेल नंबर है। 5 नंबर ऑफ शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितनी वेवलेंथ कवर करेगा, 5। यहाँ पे आंसर अपने पास कितना आ गया, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में ही 4 आंसर आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ। मिनरल हैविंग Ab2 फॉर्मूला क्रिस्टलाइजेस इन CCP लैटिस, मतलब कि FCC यूनिट सेल है, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, पैकिंग का नाम होता है जिसके अंदर यूनिट सेल कौन सी निकल के आती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC यूनिट सेल। Ab2 crystallizes in CCP lattice with A atom occupying lattice points। ठीक है, A atom lattice point पे, तो B कहां जाएगा, void में। और हर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दे रखा है। सवाल में क्या पूछा है, पढ़ के दिखाऊंगा। Ab2 है, FCC यूनिट सेल है, A प्लस और B माइनस बोल सकता हूं, सॉरी A2 प्लस होगा। A atoms occupying lattice point, मतलब this will form FCC lattice and this will occupy voids। Coordination number of A is 8 और इसका coordination number इन्होंने कितना दे रखा है, 4। What is the percentage of tetrahedral void occupied by B atoms? अच्छा, B माइनस का जो coordination number है ये 4 है, तो 4 coordination number केवल किसका होता है, tetrahedral void का ही होता है। tetrahedral void ऐसे ही बनता है ना, टोटल 4 एटम से मिलकर यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, और वॉइड में जो आप एटम प्लेस करते हो वो साइड वाले एटम से सबसे टच करता है। टोटल कितने एटम से टच करेगा, 6 एटम से, और टोटल 4 एटम से टच करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, वॉइड का 4 ही आता है। तो B माइनस टेट्राहेड्रल वॉइड में, और A2 प्लस अपने पास कहां पे प्रेजेंट है, FCC लैटिस के जितने भी लैटिस पॉइंट होते हैं। तो FCC लैटिस के लैटिस पॉइंट कौन सा होते हैं, कॉर्नर होते हैं और फेस सेंटर होते हैं। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। टेट्राहेड्रल वॉइड अपने पास कहां पर प्रेजेंट होता है, कॉर्नर के जस्ट पास में होता है, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग होता है। कॉर्नर से कितनी दूरी होती है, √3a/4। अब आपसे ये पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल साइट इज ऑक्यूपाइड बाय B एटम्स। तो B एटम्स कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है, तो ये CF2 का स्ट्रक्चर आ रहा है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर का। और फ्लोराइड स्ट्रक्चर में आपको पता ही है
कि सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में एनाइन प्रेजेंट होता है। प्रूव भी करके दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कौन प्रेजेंट है B माइनस, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है A2 प्लस। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे कॉर्नर पे A2 प्लस प्रेजेंट है, ये रेस्ट 7 यूनिट सेल में भी शेयर्ड है, टोटल मिला के 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है। कॉर्नर के अबाउट टोटल 8 यूनिट सेल होगी, तो टोटल 8 डायरेक्शन में 8 बॉडी डायगोनल बनेंगे और बॉडी डायगोनल से √3a/4 डिस्टेंस पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। सभी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में सभी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में B माइनस प्रेजेंट होगा, तभी A2 प्लस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ सकता है? 8 आ सकता है। तो यही से आपको कंफर्म हो गया कि सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में ही B माइनस प्रेजेंट है, मतलब 100% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय B माइनस। आंसर हो गया 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 20। इन अ सॉलिड AB हैविंग NaCl स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, E एटम्स ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब E एटम से क्या बन रहा है? FCC लैटिस बन रहा है, तो B माइनस, सॉरी A प्लस और B माइनस। ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है? इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव आप मत देखो, केवल एटम का नाम देखो A और B। A ने ऑक्यूपाई किया है कॉर्नर, कॉर्नर मतलब लैटिस पॉइंट्स को ऑक्यूपाई किया है इसने, तो ये FCC लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है एंड दिस इज ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है तो FCC लैटिस आपको बनाना ही है। इसके आगे क्या है? इफ ऑल द कॉर्नर एटम्स आर रिमूव्ड देन द फार्मूला ऑफ द यूनिट सेल विल बी। ठीक है भाई, FCC लैटिस में जो एक पॉइंट है जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, वो कॉर्नर्स के साथ साथ और कहां प्रेजेंट होता है? फेस सेंटर पे, तभी तो आप उसको FCC लैटिस बोलते हो। ये फेस सेंटर। ये अपने पास कितना प्रेजेंट होगा? 4। कैसे? 1/8 कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 8 कॉर्नर प्लस हाफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 6 फेस सेंटर, तभी तो ये 4 प्रेजेंट होता है। और FCC लैटिस में अगर बात करें, FCC यूनिट सेल में बात करें, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अपने पास कौन प्रेजेंट होता है? B प्रेजेंट होगा, तो A भी 4 होता है, B भी 4 होता है। अब इसको आपने डिस्टर्ब नहीं किया, इसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो कि सारे कॉर्नर आइटम से आपने A को हटा दिया। तो कॉर्नर आइटम का कंट्रीब्यूशन है 1/8, टोटल 8 कॉर्नर आइटम होते हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, 1 A atom is removed from this particular unit cell। तो A atom कितने होंगे? 3, B atom कितने होंगे? 4। तो नया फॉर्मूला अपने पास क्या बन जाएगा? A3B4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 75% of a first order reaction was completed in 32 minutes. What was 50% of the reaction completed? When was 50% of the reaction completed? 75% completion का टाइम दे रखा है। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन है और ये तो बेसिकली आप ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हो। 10 सेकंड में इसका आंसर आएगा। 75% कंप्लीशन का जो टाइम है दैट इज 32 मिनट, तो 50% कंप्लीशन का टाइम कितना होगा? 16 मिनट। फास्ट ऑर्डर के बारे में ये ऑब्जर्वेशन अपना आता है कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसका जस्ट डबल होता है। कैसे डबल होता है अभी पता चलेगा। 100 से कितना हो गया? 50, दिस इज हाफ लाइफ, और 50 से वापस कितना हो गया? 25, अगेन एक और हाफ लाइफ है। हमेशा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज में रिडक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर में। टाइम इंटरवल आपने कितना ले लिया? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ है मतलब कि कितना रिडक्शन करना पड़ेगा? 50%। तो 100 का 50% रिडक्शन किया तो कितना हो गया? 50, और 50 का 50% रिडक्शन किया तो फाइनली कितना हो गया? 25। तो यहां पर अपने पास 50% कंप्लीट हुआ और यहां से यहां देखा तो 25 है, मतलब 75 कम हो गया तो 75% कंप्लीट हुआ। 75% कंप्लीट होने में कितना हाफ लाइफ लगता है? 2। 50% कंप्लीट होने में कितना हाफ लाइफ लगता है? 1 होता है। तो 32 मिनट अगर आपको लग रहा है 2 हाफ लाइफ के इक्वल आता तो एक हाफ लाइफ अपने पास कितना आ जाएगा? 16 मिनट का आ जाएगा। तो इसकी हाफ लाइफ आपसे पूछी है 16 मिनट, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। रेट ऑफ सिंपल रिएक्शन 2NO plus NO2 that is equal to 2NO2 when volume of the reaction vessel is doubled। एक सिंपल रिएक्शन दे रखा है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है और इस एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको क्या करना है कि जो भी वेसल अपने पास है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है, इस वेसल का वॉल्यूम आपको डबल करना है। वॉल्यूम डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इंपैक्ट होगा? आंसर निकालना है।
2NO plus O2 that is equal to 2NO. ठीक है, rate of reaction is equal to K into molar concentration of reacting species raised to power order will be 2 and 1 equal to stoichiometric coefficient if this particular reaction is given as elementary reaction or simple reaction. ऑर्डर किसके इक्वल आ जाता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल ही आ जाता है। अब इन्होंने वॉल्यूम डबल कर दिया बेटा, वॉल्यूम डबल कर दिया तो मान लो कोई भी स्पीशीज की बात करें उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो NO की जो नंबर ऑफ मोल है, O2 की जो नंबर ऑफ मोल है, NO2 की जो नंबर ऑफ मोल है, वो तो आपने डिस्टर्ब नहीं की, केवल आपने वॉल्यूम डबल कर दिया। तो वॉल्यूम डबल करने से क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? डिक्रीज होगा, हाफ हो जाएगा। सभी की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई। तो लेट अस से कि न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इज ROR डैश, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? NO/2 O2/2। तो विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, नया रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास कितना हो जाएगा? साफ ही दिख रहा है, 1/8 हो जाएगा। तो ROR डैश इज इक्वल टू ROR मल्टीप्लाइड बाय 8। पुरानी जो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन थी उसके कंपैरिजन में, सॉरी, वॉल्यूम डबल हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई ना। हाँ, तो 1/8 ऊपर चला जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन अगर हाफ हो गई, कॉन्सेंट्रेशन अगर आप कम कर दोगे, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू पावर NE तो होता है जनरल अपने पास। कॉन्सेंट्रेशन कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो कम हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स नहीं होगा, 1/8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये सही से नहीं लिखा था, इसमें आप अगर इसका डिवाइड कर दोगे, हाँ, तो 8 ऊपर चला जाएगा। तो ROR डैश विल बी इक्वल टू ROR डिवाइडेड बाय 8। न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 1/8 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो आंसर अपने पास कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है? रिड्यूसेस टू 1/8 ऑफ इनिशियल रेट। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। अ सर्टेन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि डेल्टा जी का वैल्यू गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नेगेटिव। The reaction is endothermic by 34 kilojoule. That means enthalpy change of reaction is plus 34 kilojoule. Minimum value of entropy for this particular reaction. मतलब कि इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज कितना मिनिमम रिक्वायर्ड है, चेक करता हूं मैं। मिनिमम मैक्सिमम की बात भी आई जाएगी। 23rd है ये। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन मस्ट बी equal to, sorry, less than 0 for a spontaneous reaction। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डेल्टा जी को क्या लिख सकते हैं? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन माइनस टी इंटू एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन मस्ट बी लेस देन 0। तो टी डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मतलब कि इस ये वैल्यू जो आएगी ना, इससे अगर ज्यादा होगा तब भी काम चलेगा। और मिनिमम कितना होना चाहिए? इस वैल्यू के बराबर तो होना ही चाहिए। इस वैल्यू से अगर ज्यादा एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन आता है, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन आता है, तब तो अच्छी बात है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस की कंडीशन से मैंने ये रिलेशनशिप निकाला है। लेकिन मिनिमम कितना आना पड़ेगा? मिनिमम इतना तो आना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है। मिनिमम इतना क्या हो सकता है? 34 किलो जूल है ना, तो 34,000 डिवाइडेड बाय 85 डिग्री सेंटीग्रेड है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन कितना होता है? 358 केल्विन। ये आप सॉल्व करोगे तो 94.7 मतलब 95 के करीब आए। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो एंट्रोपी चेंज है वो कितना होना चाहिए? 95 जूल पर केल्विन। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगा तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, एंड इफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। Question number 24. In which of the case reaction is possible at any temperature? किसी भी टेम्परेचर पर रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो ये भी गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड ही अपने पास क्वेश्चन है। और जो ऑप्शन है उसमें आपको क्या दे रखा है कि किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है और एंट्रोपी चेंज है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शंस आपको बना के दे रखे हैं। ऑप्शंस में चेक नहीं करूंगा, सिंपली आपको बता देता हूं कि ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है जिसमें हर किसी टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। हर किसी टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव,
डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये नेगेटिव का हो सकता है हर किसी टेम्परेचर। यहाँ पे नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो अपने पास कैसी वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। और ये भी अगर हमेशा नेगेटिव है तो नेगेटिव का सम नेगेटिव में करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आनी है। तो डेल्टा एच कितना होना चाहिए, लेस देन 0, डेल्टा एस कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। 25 पे अपने पास हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन दे रखा है, H2O बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन दे रखा है, CO2 बनेगा। हीट इवॉल्व when the combustion of 102 liter of water gas, and water gas is what, equal volume mixture of H2 plus CO। तो 112 लीटर जो भी वाटर गैस दे रखा है, इसका कंबशन करने पे कितना हीट रिलीज होगा। वाटर गैस 112 लीटर है, तो 112 लीटर कितना होता है बेटा, STPP आपको दे ही रखा होगा, नहीं दे रखा तब भी आपको अज्यूम तो करना ही। 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल गैस वॉल्यूम। 1 मोल आइडियल गैस वॉल्यूम का कितना हो गया, 5 मोल। और आपको क्या दे रखा है कि वाटर गैस, हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है इक्वल वॉल्यूम में। इक्वल वॉल्यूम मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ मोल भी होगा, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। PV इक्वल टू nRT, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेंपरेचर आपको मिलता ही है। तो जो भी वॉल्यूम परसेंटेज है वही नंबर ऑफ मोल परसेंटेज है। तो बेसिकली 2.5 मोल H2 प्रेजेंट है और 2.5 मोल CO प्रेजेंट है। H2 के कंबशन से कितना एनर्जी रिलीज होता है, -241.8 किलो जूल पर मोल। और CO के कंबशन से कितना होता है, -283 किलो जूल पर मोल। और दोनों के 2.5 मोल दे रखे हैं। तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन गैस के कंबशन से जितना एनर्जी रिलीज होगा वो पता चलेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कंबशन से जितना एनर्जी रिलीज होगा वो पता चलेगा। दोनों एनर्जी का सम कर दो तो आपके पास टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा कि 112 लीटर वाटर गैस के कंबशन से कितना एनर्जी रिलीज होगा। फाइनली वो अमाउंट आपको पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। थर्मोडायनेमिक्स के तो सारे क्वेश्चन आपको इजी दे रखे थे, कंप्लीट पेपर हमने डिस्कस कर लिया है।